अस्सलामु अलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। इब्तिदा है रब्बे करीम के नाम से जो अपनी मखलूक पर बड़ा रहम करने वाला है। ए अल्लाह, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। सबसे पहले बात करेंगे यौम शहादाए कश्मीर की। आजादी कश्मीर के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग न करने के अज़्म की तजदीद के साथ मनाया जा रहा है। डोगरा फौज के हाथों एक ही वक्त में 22 नौजवानों की शहादत के अंदोहनाक वाक़े को 89 बरस बीत गए हैं, जबकि हुर्रियत क़यादत की कॉल पर वादी में मुकम्मल हड़ताल है। 13 जुलाई 1931 वो खूनी दिन जब सफाक डोगरा फौज ने श्रीनगर में 22 कश्मीरियों को नमाज ज़ोहर की अदायगी के लिए आजान देने के बायस शहीद कर दिया। डोगरा फौज की गोलियां बरसती रहीं, मर्दान तकमील आज़ा की खातिर जाम शहादत नोश करते रहे, हत्ता के 22 नौजवान शहीद हो गए। नौजवानों की शहादत का वाकया पूरी कश्मीर की जिद्दोजहद आजादी का नुक्ता आगाज बन गया। कश्मीरी डोगरा राज के खिलाफ उठ खड़े हुए। तब से लेकर आज तक दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी 13 जुलाई को यौम शहादा के तौर पर मनाते हैं। भारतीय हुकूमत की जानिब से मकबूजा वादी में आर्टिकल 370 का खात्मे के बाद यौम शहादा की आम तातील को खत्म करके महाराजा हरि सिंह की यौम पैदाइश पर आम तातील का ऐलान कर दिया गया। 26 अक्टूबर को यौम अलहाक करार दे दिया गया। ये वही दिन है जब डोगरा राज ने मकबूजा वादी को भारतीय फौज के हाथों चंद सिक्कों के एवज फरोख्त किया था। गुज़श्ता साल अगस्त से मजालिम की इंतहा कर दी गई। 90 लाख भारतीय फौज ने निहत्ते कश्मीरियों पर जबरी पाबंदियां आयद कर दी। चप्पे चप्पे पर भारतीय एहलकारों को तैनात कर दिया गया। छापों, गिरफ्तारियों और कत्लो आम का अलामतनाही सिलसिला चल निकला। खवातीन की इस्मत दरी समेत अद्वियात और खुराक की मसनूई किल्लत पैदा करके कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को दबाने की नाकाम कोशिशें की गई। काबिज फौज की कार्रवाई में ताहाल 1 लाख कश्मीरी शहीद हो चुके हैं। हिटलर के पैरोकारों ने वादी में आबादी के तनासुब की तब्दीली के लिए जालिमाना कवानीन राइज किए। इसराइल की तर्ज पर 25 गैर मकामी अफराद को गैर कानूनी तौर पर डोमिसाइल जारी कर दिए गए। मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय इश्ताल अंगेजी और इंसानियत की बदतरीन तस्दील के वाकयात अक़वाम आलम के लिए लम्हा फिक्रियां हैं। मसला कश्मीर आज भी अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर हल तलब है, लेकिन आलमी ज़मीर मुजरिमाना खामोशी अपनाए हुए है। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों इतराफ समेत दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम शहादाए कश्मीर मना रहे हैं। ये दिन डोगरा राज के खिलाफ जिद्दोजहद और कुर्बानी की लाजवाल दास्तान है। आज के दिन कश्मीरियों ने जुल्म के खिलाफ डटे रहने के अज़्म का अयादा किया है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। तज्ज़िया का नदीम रजा साहब हमारे साथ मौजूद है। नदीम साहब, बहुत शुक्रिया। नदीम साहब, आज यौम शहादाए कश्मीर मनाया जा रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ। आप आज के दिन की मुनासबत से क्या कहेंगे? देखें, वही बात है कि कश्मीर में जो कुर्बानियों का सिलसिला है, ये जो लोग कहते हैं कि 70 साल से है, नहीं, ये तो 1931 से उन्होंने हक की आवाज़ बुलंद की और जब से फिर कुर्बानियां ही देते हुए आ रहे हैं। देखिए, 13 जुलाई 1931 को एक नहीं 22 जाने दी और 22 के 22 अफराद ने सीने पर गोलियां खाई, लेकिन अजान जरूर बुलंद की। और आज भी देखें आप, रोजाना की बुनियाद पर उन्हीं शोहदा की औलादे जो हैं वो आज भी कश्मीर के अंदर मकबूजा वादी के अंदर अपनी जानें दे रही हैं और मसाजिद से अल्लाह अकबर की सदाएं अब तक बुलंद हो रही हैं। वो मोदी सरकार हो या हिंदुत्व नजरिया हो या किसी भी किस्म की साजिशें हों, उसके बावजूद ये सिलसिला तहरीक आज़ादी की जद्दोजहद जारी है। कुर्बानियाँ रोज दे रहे हैं, वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन जिनका काम है इनके ऊपर आवाज़ उठाना वो खामोश हैं। जिनका काम है मजालिम को रुकवाना वो सिर्फ देख रहे हैं, सिर्फ खबरें पढ़ते हैं, अब देखते हैं, उसके ऊपर खामोशी इख्तियार करके रखते हैं। तो ये यानी कि बेहिसी का आलम है, आलम अक़वाम का, कि वो खामोश बैठे हैं। कश्मीरियों को उनके हक से कोई महरूम नहीं कर सकता। यही वजह है कि 1931 से आज आप 2020 में है, उसके बावजूद आज़ादी की तहरीक में किसी किस्म का झोल आप नहीं देख रहे होंगे। वो उसी तरह से कुर्बानियाँ दे रहे हैं। उसमें एक छोटा बच्चा क्यों ना हो, लड़कियां क्यों ना हो, खवातीन क्यों ना हो, मुअम्मर अफराद क्यों ना हो, सभी पेश हैं। सभी अपनी जान हथेली पे लेके निकल रहे हैं और हक की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और ये सिलसिला उसी तरह से जारी और सारी रहेगा। इसे कोई दुनिया की ताकत, क्योंकि आप खुद देख लें दुनिया में कौन सी तहरीकें इतनी लंबी चली हों कि मुसलसल जाने दे रहे हैं और फिर भी डटे में, यानी अपने वो नजरिए से हट नहीं रहे, उसी नजरिए पे कायम है। गो के भारत के अंदर हुकूमतें तब्दील होती रहीं, पॉलिसियां तब्दील होती रहीं, लेकिन मकबूजा वादी से मुताल्लिक पॉलिसी उनकी वही है, इंतहा पसंदाना सोच
وہ نہیں تبدیل ہو رہی، وہ اسی طرح سے ہو رہی ہے. وہ یہی وجہ ہے اس میں مزید پیش رفت کرتے ہوئے اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی بھی مہم شروع کر دی گئی ہے. لیکن جو انسانی حقوق کے ادارے ہیں، جن کا کام ہے جنگوں کو روکنا، جن کا کام ہے ظلم کو روکنا، وہ ابھی تک خاموش ہیں. ایک یہ سوالیہ نشان ہے. اس کے لیے ہمیں سفارتی سطح پہ ایک جارحانہ حکمت عملی اختیار کرنی ہوگی تاکہ ان کے ضمیر کو جھنجھوڑا جائے اور وہاں سے بھی کوئی بیانات جاری کیے جائیں. صحیح، بہت شکریہ ندیم رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور آج کے دن کی مناسبت کے حوالے سے بات کر رہے تھے. یوم شہدائے کشمیر پر پاکستان اور آزاد کشمیر کی قیادت ہم آواز مقبوضہ کشمیر کی آزادی تک تحریک آزادی کی حمایت جاری رکھیں گے. دن کی مناسبت سے اپنی ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ یوم شہدائے کشمیر پر ہم کشمیریوں غیر قانونی اور وحشیانہ بھارتی قبضے کے خلاف جد و جہد پر سلام پیش کرتے ہیں. 13 جولائی 1931 کے شہداء آج کے کشمیری مزاحمت کاروں کے آباء و اجداد تھے. ان کی اولاد نے نسل در نسل اپنی آزادی کے لیے اپنی جانیں قربان کی. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ آج کشمیری عوام آبادیاتی انجینئرنگ کے ذریعے ہندوتوا بالادستی کے سامنے بہادری سے لڑ رہے ہیں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے شہدائے کشمیر کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے. ایک بیان میں ان کا کہنا تھا کہ غیور کشمیری جوانوں کے جذبے اور ہمت کو سلام پیش کرتا ہوں. وزیر خارجہ نے کہا کہ ان غیور نوجوانوں نے ڈوگرا سامراجی قوتوں کو للکارا. کوئی بھی جبر غیور کشمیریوں کے جذبہ جانساری پر غالب نہیں آ سکتا. وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر نے کہا کہ سری نگر میں نوجوانوں نے آزادی کے لیے جام شہادت نوش کیا. شہداء کے مقدس لہو کے صدقے تحریک آزادی اپنی منزل تک پہنچے گی. 89 سال پہلے سن 1931 میں جموں و کشمیر کے لوگ مہاراجہ کے ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے آزادی اور اپنے حقوق کی بحالی کا مطالبہ کیا تھا. آزان کو مکمل کرنے کے لیے 21 اور لوگ کھڑے ہوئے اور سب شہید ہوئے. ان شہداء نے آزادی کی خاطر اپنی جان دی. شہداء کا آزادی کا یہ مشن آج تک مکمل نہیں ہوا ہے. صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان نے اپنے بیان میں کہا کہ آج کے دن ریاست جموں کشمیر کے عوام مہاراجہ کے ظلم و ستم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے. مقبوضہ کشمیر کی آزادی کی جدوجہد جاری ہے. وفاقی وزیر امور کشمیر شہریار آفریدی نے شہدائے کشمیر پر اپنے پیغام میں کہا کہ 22 کشمیریوں کی شہادت نے آزادی کی جدوجہد کو نئی قوت بخشی. ان کا کہنا تھا کہ قابض فوجوں کی جانب سے کیے گئے مظالم آزادی کی تحریک کو روک نہیں سکتی. جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق کا کہنا تھا کہ یوم شہدائے کشمیر بہادر کشمیریوں کی لازوال قربانیوں کی یاد دلاتا ہے. کشمیریوں کا لہو رائے گا نہیں جائے گا. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے یوم شہدائے کشمیر پر پیغام میں کہا کہ یوم شہدائے کشمیر یاد دلاتا ہے اس آزادی کی قیمت کی جو بہادر کشمیریوں نے ادا کی ہے. مسلح افواج کی جانب سے شہدائے کشمیر کو زبردست سلام عقیدت اور کشمیریوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پیغام میں میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ یوم شہدائے کشمیر آزادی کے لیے بہادر کشمیریوں کی لازوال قربانیوں کی یاد دلاتا ہے. شہداء کے لہو کا ایک ایک قطرہ فراموش نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی معاف کیا جائے گا. دہائیوں سے جاری بھارتی مظالم کشمیریوں کے ناقابل تسخیر جذبے اور جدوجہد آزادی کو دبانے میں ناکام رہے. فتح ہی کشمیریوں کا مقدر ہے. دنیا بھر کی طرح آزاد کشمیر میں بھی کشمیری یوم شہداء منا رہے ہیں. اس موقع پر مختلف تقاریب اور ریلیوں کا اہتمام کیا گیا ہے. مظفر آباد میں یوم شہداء کشمیر کے موقع پر منقسم کشمیری خاندانوں نے بھارت مخالف ریلی نکالی. ریلی میں مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی. ریلی کے شرکاء نے بھارت مخالف اور آزادی کے حق میں نعرے بازی کی. مانک میاں سکول گراؤنڈ سے شروع ہونے والی ریلی 2 میل سیداں کے مقام پر اختتام پذیر ہوئی. ریلی کے شرکاء کا کہنا تھا کہ 13 جولائی 1931 کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. شہداء کشمیر کا مقدس لہو ضرور رنگ لائے گا. بھارتی ظلم و جبر کشمیریوں کا حوصلہ سرد نہیں کر سکتا. کشمیری بھارتی ظلم و جبر کا آج بھی ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں. یوم شہداء کشمیر کے حوالے سے ضلع نیلم، ہٹیاں بالا، باغ، پونچھ، حویلی سمیت تمام چھوٹے بڑے شہروں میں تقاریب کا اہتمام کیا گیا. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی بربریت جاری ہے. ضلع اسلام آباد میں ایک اور نوجوان کو شہید کر دیا گیا. خاتون زخمی ہو گئی جبکہ مقبوضہ وادی میں یوم شہدائے کشمیر آج منایا جا رہا ہے. کل جماعتی حریت کانفرنس کی کال پر وادی میں مکمل طور پر ہڑتال ہے. مقبوضہ کشمیر کو جیل بنے 11 ماہ گزر گئے. قابض فوج نے یوم شہدائے کشمیر پر وادی کا محاصرہ کر رکھا ہے. کرفیو کے باوجود آزادی کے متوالے سڑکوں پر نکل آئے.
अनंतनाग इस्लामाबाद में गासिब फौज और कश्मीरी नौजवानों के दरमियान झड़पें हुई। काबिज भारतीय फोर्सेस ने जिला इस्लामाबाद में एक और नौजवान को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक नौजवान को सरीगो फवाड़ा इलाके में शहीद किया गया। खातून जख्मी हो गई। 24 घंटों के दौरान काबिज भारतीय फौज के हाथों शहीद होने वालों की तादाद 4 हो गई है। सोपोर के इलाके रेबान में भारतीय फौजियों ने नाम निहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया। बेहिस हुकाम ने शहीदों की लाशें बारामूला जिला के शेरी इलाके में नामालूम कब्रिस्तान में दफन कर दी। काबिज फोर्सेस ने बांडीपुर, श्रीनगर, बुटगांव, पुलवामा समेत दीगर इलाकों में नाम निहाद सर्च ऑपरेशन किया। काबिज भारतीय फौज ने तहरीक हुर्रियत जम्मू और कश्मीर के चेयरमैन मोहम्मद अशरफ सहराई समेत दर्जनों आजादी के मतवालों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है। मकबूजा वादी में इंटरनेट, मोबाइल फोन सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद है। और आपको खबर दें कि पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत की खुसूसी दरखास्त पर अफगान ट्रांजिट ट्रेड के लिए वाहगा बॉर्डर क्रॉसिंग खोलने का फैसला किया है। ऑन शिराजी से मजीद तफसीलात जानेंगे। ऑन शिराजी, कब से अफगान एक्सपोर्ट दोबारा शुरू होंगी? जी काशिफ, बिल्कुल ये देखिए वाघा बॉर्डर क्रॉसिंग अफगान ट्रांजिट ट्रेड के लिए खोलने का फैसला किया गया है। 15 जुलाई से अफगान एक्सपोर्ट्स दोबारा शुरू होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में ये कहा गया है कि फैसला अफगान हुकूमत की खसूसी दरखास्त पर किया गया है। बॉर्डर क्रॉसिंग पर कोविड-19 प्रोटोकॉल पर अमल दरामद किया जाएगा। पाकिस्तान ने अफगान ट्रांजिट ट्रेड वादे पर अमल दरामद किया। खारजा का यह भी कहना है और उनका कहना था कि पाकिस्तान ने 2 तरफा तजारत और अफगान ट्रांजिट ट्रेड बहाल कर दिया है। तो 15 जुलाई से अफगान एक्सपोर्ट बाकायदा तौर पर वाघा बॉर्डर क्रॉसिंग के जरिए जो है वो भारत जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया ऑन शिराजी, आप अपडेट कर रहे थे। खबर दें आपको, कातिल डोर ने एक और जान ले ली। जेहलम में मोटरसाइकिल सवार डोर फिरने से जान की बाजी हार गया। जेहलम में मोटरसाइकिल सवार डोर फिरने से जान की बाजी हार गया। मजीद जानेंगे बाबर हुसैन से। जी बाबर। अरे ये बिल्कुल ये पुरानी जेहलम के मुकाम पर जो ये पतंगबाजी का सिलसिला रूज पे है। सरायलमगीर में पतंगबाजी फिर जरूर पहुंच गई है। सरायलमगीर में पतंगबाजी ने एक नौजवान की जान ले ली है। नुमान रफीक वल्द मोहम्मद रफीक मोटरसाइकिल पे जा रहा था कि कातिल डोर ने उसके साथ पे फिरने से वो जख्मी हुआ, जिसे सिविल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान चली गई। और ये सवालिया निशान पुलिस की कारकर्दगी पे आ रहा है कि कई जानें कातिल डोर की वजह से जा चुकी हैं, लेकिन ताहाल इस पर पाबंदी नहीं लगाई जा रही। डीपीओ गुजरात ने वाकया का फौरी नोटिस लेते हुए फयाज अहमद SHO सिटी सरायलमगीर को मुअत्तल कर दिया है और उसकी जगह फुरकान चीमा को नया SHO तैनात कर दिया। जी सही, बहुत शुक्रिया बाबर हुसैन आपका। उधर मुजफ्फरगढ़ में थाना महमूद कोट की हुदूद में जाली पीर की बर्बरियत से बच्चा जान की बाजी हार गया। पीर जिन निकालने के बहाने बच्चे का मुंह गर्म तेल में झुलसाता रहा। बेहोश होने पर बच्चे को वरसा के हवाले कर दिया। जख्मों की ताब न लाते हुए बच्चा जाँ बहक हो गया। मुनीर हुसैन से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। मुनीर, जाली पीर के खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है? ये थाना महमूद कोट का इलाका है। जाली पीर की बर्बरियत ने जिन निकालने के बहाने पीर ने 15 साल कमसन बच्चे को जला दिया। मुख्तियार नामी जो आदमी था, उसका बेटा था 15 साल साजिद, उसको दम करवाने के लिए गया था। तो वहां पे बच्चे को एक बंद कमरे में बंद कर दिया और कुछ देर बाद 1 घंटे बाद उसको जो है ना बेहोशी की हालत में वर्षा के हवाले कर दिया। उसको गर्म तेल के साथ उबलते तेल के साथ उसका मुंह झुलसाता रहा, जिसकी वजह से वो शदीद जख्मी हो गया और चंद ही घंटों बाद वो जो है ना जाँ बहक हो गया। तो जिस पर वो पुलिस वर्षा के हवाले से जो है ना उन्होंने दरखास्त दी थाना से महमूद कोट में, जिस पर जाली पीर पर मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी कोई वजूद में नहीं आई। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है लेकिन गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। बहुत शुक्रिया मुनीर, आप अपडेट कर रहे थे। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान स्कैंडल की तहकीकात के लिए कायम कमेटी ने इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। सिफारिशात सिंडिकेट में पेश कर दी गई। सिंडिकेट ने सिफारिशात पर शोकास भी जारी कर दिए। आपको बताएं कि बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान स्कैंडल की तहकीकात के लिए कायम कमेटी ने इंक्वायरी मुकम्मल कर ली है। सिफारिशात सिंडिकेट में पेश कर दी गई हैं, जबकि सिंडिकेट ने सिफारिशात पर शोकास भी जारी कर दिए हैं। मजीद जानेंगे अहमद काशिफ से। जी अहमद। ये 2019 में तकरीबन 400 से जायद तलबा से पैसे लेकर उनको पास करने का जो इंकशाफ हुआ था, इस पर इंक्वायरी कमेटी है उसको तश्कील दिया गया था। इंक्वायरी कमेटी ने तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं और उसके बाद उसने सिफारिशात सिंडिकेट में भी पेश की हैं, जिसके मुताबिक
اسسٹنٹ کنٹرولر کمپیوٹر جو تھے وہ محمد امین، ڈپٹی رجسٹرار اللہ دیتا، اسسٹنٹ کنٹرولر محمد اسلم مظفر شاہ پر جو ہے وہ الزامات ثابت ہوئے ہیں، جس پر انہیں جبری ریٹائر کرنے کی سفارشات کی گئی ہیں۔ انکوائری کمیٹی نے 15 کلرکوں کے تبادلے اور 12 سیکریٹریز پر بھی پابندی کی سفارش کی ہے، جس پر سنڈیکیٹ نے انکوائری کمیٹی کی سفارشات منظور کی ہیں اور اسکینڈل میں ملوث تمام ملازمین کو شوکاز نوٹسز جو ہیں وہ اب جاری کر دیے گئے ہیں۔ جی، شوکاز نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ احمد کاشف ہمیں آگاہ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ نیب نے احتساب عدالت سے سابق صدر آصف علی زرداری کا کلفٹن کراچی گھر منجمد کرنے کی توثیق کی استدعا کر دی ہے۔ مزید جانیے محمد اسلم کھوکر کے اس رپورٹ میں۔ جعلی اکاؤنٹس کیس میں آصف علی زرداری کے کراچی کے علاقے کلفٹن میں واقع گھر کو منجمد کرنے پر نیب نے جواب جمع کروا دیا ہے۔ نیب نے 8,000 روپے کی مشتبہ ٹرانزیکشن پر جواب احتساب عدالت اسلام آباد میں جمع کرایا ہے۔ نیب کی جانب سے جمع کروائے گئے جواب میں کہا گیا ہے کہ ٹھوس شواہد ہیں آصف زرداری نے کلفٹن کراچی کا گھر کرپشن سے بنایا ہے، جس کی خریداری کے لیے آصف علی زرداری کے اسٹینوگرافر نے رقم دی۔ اسٹینوگرافر مشتاق کے اکاؤنٹ سے گھر کی خریداری کے لیے 15 کروڑ روپے ادا کیے گئے۔ نیب کا کہنا ہے کہ سابق صدر کو کلفٹن کراچی گھر کے حوالے سے سوالنامہ بھی دیا تھا، تاہم اس کا ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ نیب نے مکان کو منجمد کرنے کی توثیق کی درخواست بھی نیب کورٹ اسلام آباد میں دائر کر دی ہے۔ احتساب عدالت کی جانب سے آصف علی زرداری کا کلفٹن کراچی میں واقع گھر 12 فروری 2020 کو منجمد کیا گیا تھا۔ نیب کا موقف ہے کہ اپریل 2014 میں کرپشن کے پیسوں سے یہ مکان خریدا گیا۔ پروڈکشن ٹیم کے ساتھ محمد اسلم کھوکر، سچ نیوز، اسلام آباد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت ہوئی۔ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل ڈویژن بینچ نے سماعت کی ہے۔ مزید جانیں گے اسلم کھوکر سے۔ اسلم، سماعت کے حوالے سے بتائیے گا۔ جی بالکل، آج جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف انٹر کورٹ اپیل پر سماعت ہوئی۔ درخواست گزار کے وکیل عبدالرحیم جو ہے واجد عدالت میں پیش ہوئے، انہوں نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ جو ریٹ بڑھایا گیا اس کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ اوگرا کو جو سمری بھجوائی جاتی ہے، تاہم اس معاملے میں اوگرا کو کوئی سمری نہیں بھجوائی گئی، صرف وزارت خزانہ کی جو درخواست پر وزیر اعظم نے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے اور پیٹرول کی قیمتوں سے متعلق معاملہ پہلے کیبنٹ اجلاس میں اٹھایا جاتا ہے، جس سے عامر فاروق نے اس پر استفسار کیا کہ اوگرا رول جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اور اس حوالے سے کہاں خلاف ورزی ہوئی ہے وہ ہمیں بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو جو ہے وہ ٹائم دیتے ہیں اور آئندہ سماعت پر آپ کی وضاحت کریں، جس کے بعد عدالت نے کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ عدالت نے کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ اسلم کھوکر آگاہ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ کورونا کے باعث برطانیہ، یورپی یونین اور امریکہ کے لیے آپریشن کی بندش۔ قومی ایئر لائن کو رواں سال 100 ارب روپے سے زائد کے نقصان کا اندیشہ ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو امریکہ میں آپریشن بندش کی وجہ سے 5 پروازوں پر 28 کروڑ روپے کے نقصان کا سامنا ہے۔ نبیل نقوی اس حوالے سے مزید آگاہ کریں گے۔ جی نبیل۔ ہاں جی بالکل، عالمی وبا کورونا وائرس اور برطانیہ، یورپی یونین اور امریکہ کے لیے آپریشن کی بندش سے قومی ایئر لائن کو رواں سال 100 ارب روپے سے زائد کے نقصان کا جو اندیشہ ہے۔ پی آئی نے ریونیو کا ہدف اس سال جو تھا وہ 196 ارب روپے جو تھا وہ رکھا تھا، جبکہ پی آئی اے کو امریکہ میں آپریشن کی بندش کی وجہ سے 5 پروازوں پر 28 کروڑ روپے سے زائد کے نقصان کا سامنا، جبکہ قومی ایئر لائن کو امریکہ کے لیے 12 خصوصی پروازیں آپریٹ کرنے کی اجازت ملی تھی، جبکہ پی آئی اے نے امریکہ کے لیے 7 پروازیں آپریٹ کی ہیں۔ 5 پروازوں کی اگر بات کی جائے امریکہ کے لیے براہ راست آپریٹ کی گئی تھی، جبکہ پی آئی اے نے برطانیہ کے لیے ہفتہ وار 23 پروازیں آپریٹ کرنی تھی، تو یورپ کے لیے 6 پروازیں آپریٹ ہوتی تھیں۔ یورپی یونین کی جانب سے پابندی کی وجہ سے پی آئی اے کو برطانیہ اور یورپ سے 33 ارب روپے سے زائد ریونیو کے خدشات کا سامنا ہے، جبکہ سعودی عرب میں بین الاقوامی پروازوں کی بندی سے رواں سال پی آئی اے کا حج آپریشن بھی جو وہ نہیں ہو سکے گا، جس کے باعث قومی ایئر لائن کو 12 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہوگا، جبکہ پی آئی اے کو عمرہ سیزن نہ ہونے کی وجہ سے 5 ماہ کے دوران 9.5 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہوگا۔ عمرہ سیزن میں 1 سال کے دوران 22 ارب روپے کا ریونیو جو تو ایئر لائن حاصل کرتی تھی، جبکہ کورونا وائرس کی وجہ سے عمرہ زائرین پر پابندی کی وجہ سے پی آئی اے کو نقصان پہنچا، جس کی وجہ سے کورونا وائرس کی وجہ سے علاقائی آپریشن جو تھا وہ بھی قومی ایئر لائن کو شدید متاثر ہوا ہے۔ جی بہت شکریہ نبیل نقوی، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ کراچی میں بارش کی پہلی بوند پڑتے ہی کے الیکٹرک کا پول کھل گیا، شہر کے بیشتر علاقوں میں بجلی غائب ہو گئی، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مزید جانیں گے عطا حسین سے۔ عطا بتائیے گا۔ جی بالکل، بارش کا پہلی بوند پڑتے ہی جو ہے کہ الیکٹرک کا پول کھل گیا، شہر کے بیشتر علاقوں میں جو ہے وہ بجلی غائب ہو گئی ہے۔ شہر کے بیشتر علاقے جن
शेदोट, मलिक, औरंगी, लांडी और इसके मोहल्ले का दीगर इलाकों में जो है वो फौरन ही बारिश की पहली बूंद पड़ते ही बिजली गायब हो गई है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि लोड शेडिंग से कितना परेशान है, कितनी लोड शेडिंग हो गई है। बहुत लोड शेडिंग हो रहा है, बहुत परेशानी हो रहा है। यकीन करें कि बस रात को भी बहुत परेशानी, दिन में तो काम भी नहीं हो सक रहा है। और आजकल जो ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है वो बहुत मुश्किल से हो रहा है। बिल्कुल, जो तलबा भी हैं वो भी इस लोड शेडिंग से बड़े परेशान हैं। वो यही कह रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासों में भी हमें जो होंगी वो भी हमें ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ और शहरी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। आप मुझे बताएंगे कि लोड शेडिंग से कितना परेशान है, लोड शेडिंग कितनी होगी आपके इलाकों में? लोड शेडिंग तो यहाँ पर तकरीबन 4-4 घंटे, 8-8 घंटे, 12-12 घंटे की जा रही है। और लोग जो हैं वो बीमारी की हालत में भी परेशान हैं। लोगों का जीना दुभाल कर दिया है कि इलेक्ट्रिक वालों को शर्म आनी चाहिए ताकि लोगों के साथ इस गर्मी, शदीद गर्मी में कोऑपरेट करें, बल्कि इन्होंने जीना हराम किया हुआ है। बच्चे पढ़ नहीं सकते, बीमार जो हैं उनके लिए प्रॉब्लम है, घरों के अंदर पानी की किल्लत है और अगर बिजली होगी तो उससे पानी आएगा ना। तो बिल्कुल इनकी बात आपने सुनी कि लोड शेडिंग होने से जो गैर एलानी लोड शेडिंग है उससे जो है लोगों को शदीद मुश्किलात है। ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट्स को जो तालिब इल्म है उनको भी परेशानी का सामने, क्योंकि स्कूल बंद है, ऑनलाइन क्लासेस होनी। ऑनलाइन क्लासेस जब भी होंगी जब उनके घर में बिजली होगी। अब बिजली नहीं होगी तो ऑनलाइन क्लासेस वो किस तरह ले सकेंगे, जबकि इसके साथ साथ लोड शेडिंग के साथ साथ जो है वो पानी का भी मसला एक देखने में आ रहा है। हमारे साथ कुछ और भी शहरी मौजूद है, उनसे भी पूछेंगे। जब लाइट नहीं होती है तो पानी का इतना मसला होता है, जब लाइट है ही नहीं तो पानी का मसला है। घर के अंदर मेरे वालिद साहब बूढ़े हैं, वो इतने बीमार पड़े हुए हैं, उनको गर्मी होती है, उनको किस तरह से संभालना पड़ता है। इतने घंटों लाइट जाती रहती है, पानी होता है। जब लाइट होगी तो पानी भी चढ़ाएंगे ना, भर भर के कहाँ से पानी लेके आए। लाइट जो है ना घंटों गायब रहती है। बिल्कुल, आपने इनकी बात भी सुनी। इनका यही कहना है कि जब लाइट ही नहीं होती है तो पानी का भी एक बड़ा मसला सामने आ गया है। तो शहरियों को जो है इस वक्त लोड शेडिंग, गैर एलानी लोड शेडिंग के साथ साथ पानी की किल्लत का भी सामना करना पड़ रहा है। पानी की किल्लत का सामना भी शहरियों को करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आता हुसैन, आप अपडेट कर रहे थे। कराची के डेयरी फार्मर्स ने दूध की कीमतों में मनमाना इजाफा करके अवाम पर महंगाई का एक और बम गिरा दिया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शाहिद एजाज दूध की दुकान पर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी शाहिद। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फेडरल के इलाके में, जहाँ पर दूध की कीमतों में इजाफे के बाद जो है शहरियों में गम गुस्सा नजर आता है और इंतजामिया की जानिब से जो है कोई भी जो है इसके अंदर पैसों की कमी नजर नहीं आई है। आइए हम यहाँ के दुकानदार से बात करते हैं, क्या मौके पर क्या कहना है। आप बताइएगा कि यहाँ पे दूध की जो कीमतें बढ़ाई गई हैं किसकी तरफ से बढ़ाई गई है? ये बाड़े वालों की तरफ से बढ़ाई गई है। वो बोल रहे हैं कि हम कम रेट पे नहीं देंगे, लेने हैं तो ले लो, नहीं वगैरह बंद कर दो। अब दूध हम क्या करें, मजबूर है, वहाँ से महंगा मिल रहा है तो महंगा बेचना पड़ रहा है। इसी बात हम शहरियों से बात करेंगे, शहरियों को क्या कहना है, शहरी इस पे क्या कहते हैं। आप ये बताएं कि दूध के जो रेट बढ़ गए हैं, 120 रुपए किलो दूध हो गया है। ये इतना महंगाई हो गई है, जहाँ 100 रुपए लीटर था इकट्ठे 20 रुपए बढ़ गए हैं। अब इतनी महंगाई हुई, गरीब आदमी कैसे देगा दूध, कैसे लेगा, ये मुझे बताओ। हैं आम शहरी तो बेचारा मर जाएगा ना, वो तो बेचारा सोचता रहेगा कैसे करें। इतनी महंगाई, ना पानी आएगा ना बिजली आएगी, इसमें बहुत परेशान कर दिया आवाम को, इतना परेशान कर दिया आवाम को। अब आवाम क्या करें, आप बताएंगे। भाई ये 90-100 रुपए किलो दूध था, आज ये 120 पे पहुंच गया। कहाँ तक के महंगा होगा ये। जी बिल्कुल, आपने देखा शहरियों की जानिब से जो है गम गुस्सा नजर आता है। उनका यही कहना है कि जो है ना दूध की कीमतों में जो है इजाफा कर दिया गया है। एक तरफ से पानी नहीं है, दूसरी तरफ बिजली नहीं है, तीसरी तरफ दूध पे महंगाई कर दी है। ऐसे जो है इस तरीके से जो है यहाँ पर महंगा कर दिया है। इंतजामिया की जानिब से अभी तक कोई चीज सामने नहीं आई है। जी बहुत शुक्रिया शाहिद। कराची वाले शहर के मसारिस्तान बनने पर परेशान हाल हैं। शहरी कहते हैं हमारी जेबों पर डाका डाला जा रहा है। आटा चीनी के बाद अब दूध भी महंगा हो गया, हम जाएं तो जाएं कहां। हमारी आवाज ऐवानों से टकरा के लौट आती है। हुकूमती रेट कहीं पे भी नजर नहीं आती। दूध ले लें, बिजली ले लें, के इलेक्ट्रिक जो दिल चाह रहा है कर रही है, और ये सिर्फ कराची के लिए है। हुकूमती रेट किसी भी चीज में कहीं पे भी नजर नहीं आ रही है आपको। आप किसी भी चीज, और खास तौर पे कराची में, कराची का तो ऐसा लगता है कोई वारिस ही नहीं है। जिसको बोलो बोलता है मेरा काम नहीं है, यूं सी चले जाओ, इधर चले जाओ, उधर चला, किसी का कोई काम नहीं है। इतनी महंगाई हो गई यहाँ पे, हम कहाँ जाए, घर में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, और ये हुकूमत क्या कर रही है। हम क्या कर सकते हैं, अभी हम शॉप पे हैं शॉपिंग करने के लिए। ये बेकरी है, यहाँ पे बेकरी में सामान लेने के लिए आए। हर चीज़ के ऊपर 2-2 रुपये 4-4 रुपये मजीद बढ़ा दिए इन्होंने। अभी क्या कर सकते हैं, बिजली गायब, पानी गायब। मीठे पानी की जगह गटर का पानी आ रहा है रोडों के ऊपर,
और दूध तो इतनी महंगाई कर दी, हर महीने ये 4 रुपए 5 रुपए 6 रुपए 7 रुपए बढ़ा देते हैं। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद कुछ जिक्र करें कोरोना का, जो कि मजीद 69 जिंदगियां निकल गया है। मुल्क में मुतासरा मरीजों की तादाद 2 लाख से तजावुज कर गई है, जबकि 1,61,917 मरीज सेहतियाब हुए हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 22,532 टेस्ट किए गए। मुल्क भर में कोरोना के वार। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में कोरोना से मजीद 69 अफराद मौत के मुंह में चले गए। वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 2,43,599 तक जा पहुंची। NCOC के मुताबिक 1,61,917 मरीज सेहतियाब होकर घरों को जा चुके हैं। पंजाब में मरीजों की तादाद 87,043, सिंध में 1,05,533, खैबर पख्तूनख्वा में 30,486, बलूचिस्तान में 11,185, इस्लामाबाद में 14,108, गिलगित बल्तिस्तान में 1,617, जबकि आजाद कश्मीर में मरीजों की तादाद 1,599 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 22,532 टेस्ट किए गए, जबकि मुल्क भर में अब तक 15,85,170 टेस्ट किए जा चुके हैं। हुकूमत का मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम चलाने का फैसला। रवां माह की 20 तारीख से इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाने की मुहिम का फिर से आगाज किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता 4 माह से तातुल का शिकार इंसदादे पोलियो मुहिम 20 जुलाई से चलाने का फैसला किया गया है। हुकूमत मुंतखब जिलों में छोटे पैमाने पर घर घर जाकर इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज करेगी। मुहिम के पहले मरहले में जिला फैसलाबाद, अटक, जनूबी वजीरिस्तान और कराची और कोयटा के कुछ हिस्सों में मुहिम का आगाज किया जाएगा। मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र के तकरीबन 8 लाख बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। खबर दें आपको, पेशावर में बरवक्त BRT प्रोजेक्ट मुकम्मल न करने वाली कॉलेजेस अब इस्लामाबाद में मेगा मंसूबे तामीर की गई हैं। 3 मेगा प्रोजेक्ट्स हासिल कर लिए गए हैं। पेशावर BRT बनाने वाली कंपनी की इस्लामाबाद में एंट्री। पेशावर BRT तामीर करने वाली कंपनी ने 3 मेगा प्रोजेक्ट्स हासिल कर लिए। प्रोजेक्ट्स में रावल डैम इंटरचेंज, कोरिंग ब्रिज की तोसी, PWD अंडरपास की तामीर शामिल है। ऑन शिराजी से मजीद जानेंगे। जी ऑन शिराजी। जी देखिए, ये एक अहम डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट के इस तरह से है कि पेशावर BRT बनाने वाली जो कंपनी है उसको मुआहदा दिया गया है। 3 मेगा प्रोजेक्ट्स हैं इस्लामाबाद के, जिनमें पहले प्रोजेक्ट की बात करें तो रावल डैम इंटरचेंज है, दूसरे प्रोजेक्ट की बात करें कोरिंग ब्रिज की तोसी और PWD अंडरपास की तामीर। ये वो 3 प्रोजेक्ट हैं जो BRT बनाने वाली कंपनी कार्लसन्स को दिए गए हैं। और कार्लसन्स अगर बात करें तो पेशावर में पर वक्त प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं कर सकी थी, लेकिन अब वफाकी हुकूमत दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के 3 अहम प्रोजेक्ट अवार्ड किए गए हैं। बताया ये जा रहा है कि इन तीनों प्रोजेक्ट्स की मालियत 2 अरब रुपए से जायद की है और ये कार्लसन ने बाकायदा बोली के बाद ये प्रोजेक्ट जो है जीते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर कार्लसन के थोड़ी सी बहुत शुक्रिया अंशराजी आपका। लाहौर में नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में मवेशी मंडियों के मुतालिक हेल्थ प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस पर गौर किया जा रहा है। लाहौर में वफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत NCOC की बैठक। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, सूबाई वजीर आजा बशारत समेत दीगर शरीक। मजीद जानेंगे नबील नकवी से। जी नबील। बिल्कुल, लाहौर में वाने वजीर आला में इस वक्त NCOC का अहम इजलास जारी है, जिसकी सदारत वो वफाकी वजीर असद उमर कर रहे हैं। वो इजलास में वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, सूबाई वज़रा राजा बशारत और यास्मीन राशिद जो है वो भी शरीक हैं, जबकि सूबाई चीफ सेक्रेटरीज भी जो है इजलास में सब वीडियो लिंक के जरिए शरीक हैं। जबकि इजलास में ब्रीफिंग दी गई है कि ईद उल अजहा के हवाले से मवेशी मंडियों के और ईद की नमाज के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। जबकि इजलास के कार्रवाई के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ईद उल अजहा के मौके पर मुल्क भर में 700 के करीब मवेशियां मंडी लगाई जाएंगी, जबकि सेहत के मुतालिक जरूरी हदायत और सुबह इंतजामी इदारों को जारी कर दी गई है। जबकि असद उमर का कहना यह था कि मवेशी मंडियों SOPs के तहत एहतमाम जो वो इंतहाई जरूरी है। वफाकी वजीर का कहना था कि एरिया से शहर की जानवर को उतरने के लिए बड़ी तादाद में लोग आते हैं, इस वजह से मवेशी मंडी शहर से बाहर लगाई जाएगी, अंदर लगाने की इजाजत नहीं होगी। जबकि वफाकी वजीर का यह भी मौका सामने आया कि मवेशी मंडी के मुतालिक हेल्थ प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस के सबके साथ जो वो शेयर किए जाएंगे, जबकि मुकामी इंतजाम को ईद उल अजहा के हवाले से टास्क जो है वो सौंप दिए गए। जबकि मवेशी मंडी के औकात 4 बजे सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक, 6 बजे से शाम 7 बजे के हवाले से गौर किया जा रहा है। नबील नकवी, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
मुल्क में जहां एक तरफ महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ रखी है, वहीं यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश भी नायाब और महंगी हो गई हैं। मजीद जानेंगे अदनान शाहिद से। जी अदनान। जी बिल्कुल, देखें मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह पिशावर में भी महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ चुका है। अशिया खुर्दनोश की कीमतें तो पहले से ही महंगी थी, ताहम अब यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीज़ें गायब होना शुरू हो गई हैं। चीनी जो है वो भी यूटिलिटी स्टोर्स पर पहले दस्तयाब नहीं थी, मगर 3 रोज़ कबल 50 किलो की एक बोरी जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स को दी गई थी, ताहम अब वो भी ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। ताहम दूसरी जो दीगर चीज़ें हैं वो भी महंगी होती हुई दिखाई दे रही हैं। ख़ास तौर पर कलूल और दाल की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें करने लगी हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर जो सरकारी आटा है वो भी बहुत मुश्किल से जो है वो दस्तयाब है। लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। इस वक्त अगर मेरा कैमरामैन आपको यूटिलिटी स्टोर्स के मनाजिर बता सके तो मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर ख़रीदो फरोख्त के लिए आते हैं, मगर मायूसी के आलम में वापस जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चीनी है वो भी दस्तयाब नहीं है। इसी तरह आटे की जो है मसनूई किल्लत जो है वो खैबर पख्तूनख्वा और ख़ासतौर पर पेशावर में एक बार फिर से पैदा होती हुई दिखाई दे रही है। दालों की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें करने लगी हैं। तकरीबन पिछले एक हफ्ते के दौरान जो दालों की कीमतें हैं उसमें हम 20 से 30% तक जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। इसी तरह अगर चीनी की कीमत की बात करें तो पहले जो बोरी जो चीनी की कीमत थी वो तकरीबन 4,150 रुपये में जो 50 किलो की बोरी थी वो फरोख्त की जा रही थी, ताहम अब उस बोरी में भी 200 रुपये का जो है वो इजाफा कर दिया गया है। मगर मार्केट में अभी भी जो चीनी है वो बाहर तकरीबन 85 रुपये किलो जो है वो फरोख्त हो रही है और शहरी जो है वो मजबूरन चीनी खरीदते हुए दिखाई देते हैं। हुकूमत की जानिब से जो चीनी माफिया है उसके खिलाफ क्रैकडाउन का भी कहा गया था, मगर वो वादा भी इफ़ा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। मगर शहरी जो हैं वो महंगे दामों पर अशिया खुर्दनोश की चीजें लेने में मजबूर दिखाई दे रहे हैं। अदनान शाहिद आप अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के पायदार तरक्की के हदफ क्लाइमेट एक्शन में कामयाब हो गया। पाकिस्तान ने क्लाइमेट एक्शन का टारगेट डेडलाइन से 10 साल पहले हासिल कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2020 की जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक माहौलियात से मुताल्लिक इक़दामात का हदफ पाकिस्तान ने डेडलाइन से 10 साल कबल हासिल किया। वज़ीर आज़म ने माहौलियाती चैलेंज का टारगेट बर वक्त हासिल करने पर खुशी का इजहार किया। आलमी सतह पर पायदार तरक्की पर 2 ममालिक की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने रुकन ममालिक के लिए 2030 की डेडलाइन मुख्तस की थी। मज़कूरा अहदाफ माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए मुतारिफ कराए गए थे। इन अहदाफ का मकसद मुआशी समाजी तरक्की समेत तालीम और सेहत में बेहतरी था। पाकिस्तान में इस टारगेट को मुकम्मल करने के लिए मुल्क के जंगलात के रकबे में इजाफा किया गया है। बिलियन ट्री सुनामी और 10 बिलियन ट्री सुनामी मंसूबों का इस हदफ के हुसूल में अहम किरदार है। क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुतबादिल तवानाई के मंसूबे भी शुरू किए गए। इन मंसूबों से मुल्क की जंगलात के रकबे में इजाफा और माहौल में बेहतरी आई। माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पहली पॉलिसी भी मंजूर की गई है। पाकिस्तान अगले साल वर्ल्ड टूरिज्म फोरम की मेजबानी करेगा। फोरम में 3 रोजा कॉन्फ्रेंस और 2 रोजा सियाहत के लिए होंगे। अगले 2 साल में पाकिस्तान में 32 नए 3 और 2 स्टार होटल्स बनेंगे। पाकिस्तान को अगले साल एक और एजाज हासिल हो रहा है। पाकिस्तान के वर्ल्ड टूरिज्म फोरम में सब मेहमान बनेंगे। वर्ल्ड टूरिज्म फोरम और D8 समिट दोनों अलग अलग हैं। वर्ल्ड टूरिज्म फोरम का असल मकसद सयाहत के लिए सरमायाकारी है। वर्ल्ड टूरिज्म फोरम के बाद 6 माह तक कंसल्टिंग का सिलसिला जारी रहता है। 5 रोजा फोरम में अहम शख्सियात शिरकत करती हैं। पाकिस्तान में सयाहत के शोबे के फरोग के लिए सयाहत के दूसरे शोबों के साथ साथ मजहबी सयाहत को भी फरोग दिया जा रहा है। पंजाब वर्कर्स वेलफेयर स्कूल्स की खवातीन असातिज़ा को 4 माह से तनख्वाह अदा नहीं की गई। घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। मुआशी बदहाली का शिकार खवातीन असातिज़ा एहतजाज पर मजबूर हो चुकी हैं। मजीद जानते हैं इजलाल हैदर से, जो इस वक्त गवर्नर हाउस के बाहर मौजूद हैं। इजलाल, मजीद सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। जी, पंजाब वर्कर्स वेलफेयर स्कूल्स की जो टीचर्स हैं वो इस वक्त सरापा एहतजाज हैं और माल रोड पर गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा कर रही हैं। और इनका मुतालबा ये है कि ये कई साल से नौकरियां कर रही हैं जो कि आर्जी नौकरियों पर इनको रखा गया था और 5 साल से ज़ायद का अरसा गुजरने के बावजूद इनको मुस्तकिल नहीं किया गया। और ख़वातीन की भी खासी बड़ी तादाद है। इनसे इनका मौक़िफ़ लेते हैं कि ये यहाँ पे आखिर इतनी बड़ी तादाद में जो ख़वातीन है ज़्यादातर वो यहाँ मौजूद। जी, आप बताइएगा कि क्या वजूहात हैं कि आपको एहतजाज के लिए बाहर आना पड़ा है? पहले भी आपने एहतजाज किया तो क्या मुतालबात माने नहीं गए? क्यों आप सड़कों पर हैं? हम 2014-15 से जॉब पे हैं
हमें इन्होंने 6 माह के लिए रखा गया था, उसके बाद 1 दिन का आर्टिफिशियल गैप डालकर और 1 दिन की हमारी सैलरी कटिंग करके तो हमें आगे नेक्स्ट जो वो हमारा है कॉन्ट्रैक्ट वो करते हैं 6 माह का। और हम पिछले 5 सालों से काम कर रहे हैं। अब ये जब से कोरोना आया है और उस वक्त से हम मार्च से घरों में बैठे हुए हैं, हमें सैलरीज प्रोवाइड नहीं की जा रही। और इनके जी बिल्कुल, ये यहाँ पर असातिज़ा एक टीचर जो बड़ी तादाद में मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि जो मुस्तकिल किए गए हैं वो तो एक बड़ी तादाद में उनको जो है मद में जो तनख्वाहें दी जा रही है, लेकिन इन लोगों को कई साल हो चुके के बावजूद मुस्तकिल नहीं किया गया। जी आप बताइएगा, क्या कहेंगी कि तनख्वाहें आपको कब से नहीं दी जा रही? सर, जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है हमें तनख्वाहें नहीं दी जा रही। 14 मार्च के बाद हमें कोई भी फैसिलिटी नहीं दी गई, ना हमें फाइनेंशियली कोई भी पे तनख्वाह मिली है। दूसरा सर, हमारे अंदर बेवा फीमेल्स भी हैं और ऐसी फीमेल्स भी हैं जिनको डिवोर्स हो चुकी है। ऐसी फीमेल्स ही हैं उनकी कोई भी कफालत करने वाला नहीं है। 2-2, 3-3 बच्चे हैं, अपने घरों में वो फाके की हालत में आई हुई हैं। जी, खवातीन असातिज़ा यहाँ पे सरापा एहतजाज हैं और उनका कहना है कि 2014 और 15 से भी पहले की कुछ टीचर्स ऐसी हैं जो कि मुलाजमतें तो कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको जो है मुस्तकिल नहीं किया गया और वो अपनी मुस्तकिली के लिए यहाँ पर इस वक्त एहतजाजी मुजाहरा कर रही हैं। इससे इनका कहना है टीचर्स का कि इससे पहले भी एहतजाजी मुजाहरा किया गया, लेकिन इनको मुस्तकिल नहीं किया गया। मुस्तकिल करना तो दूर की बात है, तकरीबन 3 महीने से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, इनको तनख्वाहें भी अब तक नहीं दी गई। जी सही, बहुत शुक्रिया इशलाल आपका। और अब आपको बताएं कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश हुई, जिसके बाद मौसम खुशगवार हो गया। कराची में भी बूंदाबांदी से गर्मी का जोर टूट गया है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रात गए और सुबह सवेरे गरज चमक के साथ बारिश हुई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। सक्खर और उसके गिरदो नवाह में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। बारिश शुरू होते ही मुतादिद इलाकों में बिजली गायब हो गई। खैरपुर और मुल्हिका इलाकों में भी बारिश रिकॉर्ड की गई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में भी गरज चमक के साथ हल्की और तेज बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, बलाई और वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में आज भी बारिश का इम्कान है, जबकि सिंध के अजला, सक्खर, लाड़काना और जैकबाबाद में गर्द आलूद हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। कराची समेत सूबा सिंध की साहिली पट्टी में भी गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला ह्योब, सिब्बी, कोहलू, बारखान, लोरालई, मूसा खेल समेत दीगर इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चलने और बारिश का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्की है। सक्खर में 2 घंटे की बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोलकर रख दिया। घंटा घर समेत कई इलाके पानी की लपेट में आ गए। मजीद जानते हैं औरंगजेब से। जी औरंगजेब मलिक। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त घंटाघर के करीब मौजूद हूँ, जहाँ रात 2 घंटे की बारिश ने सारे शहर को पानी से भर दिया है और हर तरफ पानी पानी नजर आ रहा है। मैं ये भी बताता चलूं कि 2 रोज पहले सक्खर मेयर ने सक्खर की आवाम से कहा था कि बारिशों के पेश नज़र हमने सारे इंतजाम मुकम्मल कर दिए गए हैं, जो बिल्कुल भी कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहे हैं। मैं ऐसे में ये भी बताता चलूं कि अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके घंटाघर की पोजीशन, तो वो आप देखें, पानी हर तरफ खड़ा हुआ है और सिर्फ पानी नज़र आ रहा है। लोगों की दुकानों के अंदर पानी जा चुका है। और ऐसे में अगर मैं बात करूं कि गरीबाबाद की, तो कैमरामैन दिखाए गरीबाबाद की पोजीशन, जहां गटर लाइन खुली हुई है और पानी से बिल्कुल भरी हुई है। लोगों को पता नहीं चल रहा कि ये पानी बारिश का है या गटर है बीच में, समझे ना। तो ऐसे में लोगों के लिए बहुत परेशानी हो रही है। हमारे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि उनको इस बारे में क्या कहेंगे। मैं तो पहले जो है मेयर सक्खर को 4 साल में सक्खर का 75% काम करने पे खराज तहसीन भी पेश करूंगा, खराज अकीदत भी पेश करूंगा और आखिर में खराज मजम्मत भी पेश करूंगा शहर की तरफ से। आप देख रहे हैं कि एक छोटी सी बारिश ने सक्खर को तहस नहस कर दिया। बारिश तो रात हुई थी, ये पानी जो इस तरह खड़ा हुआ है, ये कल बारिश से बगैर बारिश के भी पानी खड़ा हुआ था। जी, जैसा कि आपने एक शहरी की बात सुनी कि सक्खर मेयर ने जो दावा किया था 75% काम मुकम्मल हो चुका है, वो कोई भी कहीं पर। औरंगजेब मलिक आपका।
عالمی منظرنامے سے آپ کو خبر دیں، یمن پر سعودی جارحیت جاری ہے۔ سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں کی بمباری سے مزید 10 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ ترجمان عرب اتحاد نے حوثیوں کے 2 بیلسٹک میزائل اور 6 ڈرونز فضا میں تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے صوبہ حجہ میں وشاہ کے علاقے میں وحشیانہ بمباری کی۔ 10 یمنی جاں بحق جبکہ کئی زخمی ہو گئے، جن میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ بمباری سے کئی مکانات بھی ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران یمن کے صوبوں معرب، الجوزف اور البیضا کے مختلف علاقوں پر تابڑتوڑ حملے کیے۔ عرب اتحاد کے ترجمان نے حوثیوں کے 2 بیلسٹک میزائل اور 6 ڈرونز تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ترجمان کے مطابق سعودی شہریوں اور شہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کے لیے بیلسٹک میزائل اور ڈرونز داغے گئے تھے۔ مارچ 2015 سے سعودی جارحیت اور جنگ کے نتیجے میں 10,000 بے گناہ یمنی شہری شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ لاکھوں افراد کو مجبوراً اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا ہے۔ سعودی عرب اور اس کے اتحادی اس جنگ کے ذریعے استعفیٰ دے کر ریاض بھاگ جانے والے سابق یمنی صدر منصور ہادی کی کٹ پتلی حکومت کو دوبارہ اقتدار میں لانا چاہتے ہیں۔ سعودی اتحاد اپنے وحشیانہ حملوں اور یمن کا سخت ترین محاصرہ کرنے کے باوجود ابھی تک اپنا کوئی بھی مقصد حاصل نہیں کر سکا۔ اقوام متحدہ نے یمن کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ 20 ملین افراد کو خوراک کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ قحط کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ اگر قحط کے اعلان کے منتظر رہے تو بہت دیر ہو جائے گی اور لوگ موت کے منہ میں چلے جائیں گے۔ کورونا وائرس کے سائے بھی یمن کے باسیوں پر منڈلا رہے ہیں۔ اسپتال تباہ ہو چکے، لوگوں کو بنیادی طبی سہولیات بھی میسر نہیں۔ ایران اور چین کے درمیان 25 سال کا اسٹریٹجک معاہدہ امریکہ کے لیے شدید دھچکا ہوگا۔ امریکی اخبار نے ٹرمپ کو آئینہ دکھا دیا۔ چین اور ایران نے 25 سال کے لیے معاشی اور سیکیورٹی کے وسیع تعاون پر مبنی معاہدے کا مسودہ تیار کیا ہے۔ مسودے پر ایرانی پارلیمنٹ کی منظوری درکار ہے۔ معاہدے کے تحت چینی سرمایہ کاری شام اور عراق جیسے دوسرے ممالک میں مشترکہ منصوبوں کے لیے راہ ہموار کرے گی۔ اس سے دونوں ممالک کے درمیان دفاع اور انسداد دہشت گردی میں تعاون کو وسعت ملے گی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق پروگرام اپنی وسیع سرمایہ کاری کے ذریعے ایران کو تنہا کرنے میں ٹرمپ کے منصوبے کو شدید کمزور بنا دے گا۔ کسی بھی معاہدے کا مقصد یہ ظاہر کرنا ہے کہ دونوں ممالک کے پاس مغرب کے متبادل ہیں۔ کھیل اور کھلاڑیوں کی بات کرتے ہوئے آپ کو بتایا کہ ساؤتھ ایمپٹن ٹیسٹ میں ویسٹ انڈیز نے انگلینڈ کو 4 وکٹ سے شکست دے دی ہے، جبکہ مہمان ٹیم نے سیریز میں 1-0 سے بڑھتری حاصل کر لی ہے۔ ویسٹ انڈیز نے انگلینڈ کی جانب سے دیا گیا 200 رنز کا ہدف 6 وکٹس کے نقصان پر پورا کر لیا۔ بلیک فوٹ نے 95 رنز بنائے۔ اس سے پہلے میزبان انگلینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا، جو کہ ثابت بہتر نہیں ہو سکا اور انگلینڈ کی پوری ٹیم 204 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے انگلینڈ کی پہلی اننگز کے جواب میں 313 رنز بنائے اور 113 اور 114 رنز کی برتری حاصل کر لی۔ اپنی دوسری اننگز میں بھی انگلینڈ کی ٹیم بڑا سکور کرنے میں ناکام رہی اور پوری ٹیم 313 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی۔ ویسٹ انڈیز نے ساؤتھ ہیمپٹن ٹیسٹ جیت کر 3 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی۔ دونوں ٹیمز کے درمیان دوسرا ٹیسٹ 16 جولائی کو مانچسٹر میں کھیلا جائے گا۔ سورج کے بگڑتے تیور اور جھلسا دینے والی دھوپ سے بچاؤ کی تدبیر اختیار کرنے کے لیے چشموں کے استعمال کا رجحان بڑھ جاتا ہے۔ مزید تفصیلات ملاحظہ کیجیے عاشق قریشی کے اس رپورٹ میں۔ بڑھتی ہوئی شدید گرمی اور گرم لو کے تھپیڑوں میں جہاں سارا جسم ہی متاثر ہوتا ہے، وہاں ہمارے جسم کا سب سے نازک حصہ ہماری آنکھیں اس کا اثر سب سے زیادہ لیتی ہیں۔ عین نصف النہار یعنی دوپہر کے وقت گھر سے باہر نکلنا پڑ جائے تو جھلسا دینے والی طوفانی گرمی کا مکمل علاج تو ممکن نہیں، ہاں مگر سن گلاسز یا کالے چشمے کا استعمال ہماری آنکھوں کو تراوٹ اور ٹھنڈک بخشتا ہے، آنکھوں کو الٹرا وائلٹ شعاؤں سے بچاتا اور دھوپ سے بچاؤ کے علاوہ بھی آلودگی سے بچاؤ کے لیے اور موجودہ صورتحال کووڈ-19 وائرس بذریعہ آنکھ سے بھی منتقلی کا سبب بن رہا ہے، تو اس لیے بھی سن گلاسز یا دھوپ کے چشمے کا استعمال ہماری آنکھوں کے لیے بے حد مفید ہے۔ یہ کہنا چاہوں گا کہ اس ٹائم جو گرمی کی شدت ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس میں سن گلاسز جو ہیں وہ لازمی پہننے چاہیے، اس سے آپ کو آئیز کو پروٹیکشن ملے گی۔ اور اس ٹائم چشمہ تو ویسے بھی لازمی سب کو پہننا چاہیے، کیونکہ کووڈ-19 جو چل رہا ہے اس میں بھی آنکھوں کی پروٹیکشن کرنی ہے۔ چشمہ اس لیے پہنتے ہیں ہم لوگ گرمی کی شدت کے لیے، تاکہ دھوپ سے ہماری توسیع بچ سکے اور آنکھوں کو بینائی سے بھی بچ سکے، اس لیے ہم لوگ گرمی کے مارے چشمہ پہنتے ہیں۔ سن گلاسز ہیں یا چشمہ ہیں، جب بھی استعمال کریں معیاری استعمال کرنے چاہیے، اچھے استعمال کرنے چاہیے۔ اگر غیر معیاری ہم چشمے یا سن گلاسز کو استعمال کریں گے، وہ ہماری آنکھوں کو فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچائیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عاشق قریشی، سچ نیوز، نواب شاہ۔
पाकिस्तान को सरसब्जो शादाब बनाना है तो ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने होंगे। गुजरांवाला में 5 साल बच्चे ने घर के सहन में सैकड़ों पौधे लगा रखे हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अली इकबाल। यूं कहा जाए कि दरख्त हैं तो जिंदगी है तो बेजा न होगा। गुजरांवाला में 5 साल अब्दुल राफे ने घर के सहन में सैकड़ों पौधे अपने नन्हे हाथों से लगा रखे हैं, जिनकी देखभाल भी वो खुद ही करता है। अब्दुल राफे का कहना है कि उसने फलों के बीज इकट्ठे करके ये तमाम पौधे लगाए हैं। ये पौधे बड़े होकर साफ माहौल और ऑक्सीजन पैदा करेंगे। पौधों में आम, अंजीर, अंगूर, अनार और दीगर फलदार दरख्तों के साथ साथ खूबसूरती के लिए गुलाब के पौधे भी उगाए गए हैं। अब्दुल राफे के वालिद का कहना है कि क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के लिए इसके बच्चे ने ये तमाम पौधे लगाए हैं, जो न सिर्फ सेहतमंदाना सरगर्मी है बल्कि दूसरों के लिए भी मोटिवेशन है। इस नन्हे बच्चे का पौधों से यूं लगाओ इस बात का वाज़ेह सबूत है कि अगर हर पाकिस्तानी अपने हिस्से का एक पौधा भी लगाए तो हमारा मुल्क बहुत जल्द सरसब्ज़ो शादाब हो जाएगा। कैमरामैन साद हसन के साथ मोहम्मद अली इकबाल, सच न्यूज, गुजरांवाला। आपने मुंह से निवाला छीनने की कहावत सुनी ही होगी, लेकिन इस कहावत का अमली मुजाहिरा ऑस्ट्रेलिया में देखा गया, जिसने लोगों को हैरान कर दिया। मेलबर्न में सेल स्याहों के सामने मछली छीन कर ले गए। मछली को हड़प करता देखकर स्याह हक्का बक्का रह गए। Here it comes. Oh, he's got it clear. Oh, he got him. Oh, what a shame. Another hook. Oh, he's got it clear. अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।